नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना कोम कश्यप। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मारा जाना। क्या सुशांत के सपने मर रहे थे या फिर मार दिए जा रहे थे? आखिर ऐसा क्या था कि सुशांत 6 महीने से डिप्रेशन में थे? बॉलीवुड के कुछ लोगों ने सुशांत के लिए जो लिखा वो आखिर किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं? आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है कंगना रनौत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, वो उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। आखिर सुशांत के आखिरी दिनों की कहानी क्या है? इस बीच आपको बता दें, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पंचतत्व में विलीन हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत। उनके इस आखिरी सफर में बारिश की शाम में लेकिन कई सवाल शामिल हुए हैं। तमाम दोस्त, साथी, परिवार वाले आज सब मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले उनका अंतिम संस्कार किया है, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बातचीत में अब हमारे साथ अभिजीत, जाने माने गायक, शामिल हो रहे हैं। कोमल नाहटा, फिल्म क्रिटिक, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। खास मेहमान किरण मोरे साहब हमारे साथ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बहुत करीब से ट्रेनिंग की थी सुशांत सिंह राजपूत की जब वो फिल्म धोनी में काम करने वाले थे, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण पांडे, जिन्होंने प्रोड्यूस की थी फिल्म महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। डब्बू रत्नानी साहब, जाने माने फोटोग्राफर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजेंद्र चौहान जी, एक्टर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण मोरे जी, आज श्रद्धांजलि का दिन है। आज हर कोई एक लम्हे के लिए ये समझना चाहता है कि सुशांत किस लड़ाई से गुजर रहे थे मन ही मन। मैं जानना चाहती थी आपसे कि क्या थे वो अंदर से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अभिजीत जी जुड़े हुए हैं इस वक्त। और अभिजीत जी, आपसे समझना चाहते हैं, कंगना रनौत सख्त शब्दों में ही सही लेकिन इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बॉलीवुड में उन्हें इंसाफ नहीं मिला, या फिर यूं कहिए उनके हुनर को इंसाफ नहीं मिला। क्या कहिएगा? मैं आपको नाम गिना सकता। एक जब लॉबी तैयार होने लगती, कंगना जी ने जो कहा, और अंजना जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग जब इस न्यूज चैनल में आए तो एक बदलाव आया। आपको मालूम है, आप लोगों के पहले की लॉबी, एक जिसको नाम दिया गया था प्रेस्टिट्यूट, उनका धीरे धीरे सफाया होगा। और आप जैसे लोग आए हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, अच्छा और खराब की बात नहीं, क्रिस्टल क्लियर। इसी तरह बॉलीवुड में नेपोटिज्म शुरू हुआ।
जिसको कंगना ने सबसे पहले मैंने उजागर किया था। ये हर जगह है, ये आपके रियलिटी शोज में है, ये टीवी में है, ये किरण मोरे जी बैठे हैं, ये क्रिकेट में है, हर जगह है। आप मत भूलिए कि इवन सौरभ गांगुली के साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या कांड हुआ था। तो मैं तो अब आपकी जीती जागती उदाहरण देख लीजिए आप, विवेक ओबेरॉय जैसे एक ब्रिलियंट एक्टर जिसने इतनी बढ़िया हिट फिल्म देने के बाद बिकॉज किसी एक से पंगा ले लिया। क्यों भाई, बॉलीवुड क्या किसी का बाप का है कि एक आदमी के कहने पर सब लोग उसकी बात मानने लगते हैं? क्यों ऐसा हुआ? विवेक ओबेरॉय को क्यों आउट किया? एक एक्टर था शरद कपूर, उसने जोश में शाहरुख खान को बिल्कुल पानी पिला दिया था, आपको मालूम है शायद। सिर्फ वो शिकार नहीं हुए, इवन गोविंदा आज शिकार है इसी नेपोटिज्म के, कि जितने लोग अपने अपने दम से आते हैं, ये लोग इनको बॉलीवुड बना देती है कि तुम बाहर के हो, उसका आउटसाइडर्स। मैं तो सुशांत को देखता था उसके सीरियल, तब तक तो फिल्मों में नहीं आया था, तब से मैं देखता था, मैंने कहा इस लड़के को कुछ होना चाहिए, इसका कुछ होना चाहिए। और आज जब कंगना का ये मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, कितनी सही बात है कि इस आदमी ने 3 हिट फिल्में दी। महेंद्र धोनी को धोनी से ज्यादा धोनी बनाने वाला सुशांत। मैं महेंद्र धोनी को उतना फैन नहीं था जब से धोनी नहीं देखी थी, धोनी देखने के बाद मैं धोनी का फैन बन गया। तो सुशांत को आप कोई क्रेडिट नहीं दिया आपने। मैंने एक कॉफी विद करण का एक शो देखा था, उसमें ऐसा लगता था कि ये स्क्रिप्टेड है। कि आपने आलिया भट्ट से पूछा कि सुशांत, तो शी जस्ट आस्क्ड हु सुशांत। इससे बड़ा आप किसी को, और मतलब किसी की मन उसको किसी तरह से गिरा सकते हैं कैसे? मतलब ये प्लान वे में आप लोग करते हैं। और मैंने एक बार नहीं, ये हर जगह है, ये चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री, ये किशोर कुमार के साथ हुआ, आपको मालूम है, आर.डी. बर्मन के साथ हुआ। जब स्टैब्लिश लोगों के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, तो जो आदमी रियल स्ट्रगल करके आ रहा है उसको तो आप पहले से हटा रहे। ये आज ये अब ये खत्म नहीं होगा, अब ये शुरू हुआ है, ये द्वंद, ये जो युद्ध शुरू हुआ है, इस युद्ध में हम देखेंगे। ये तो अब आप देख लीजिए, करण जौहर, महेश भट्ट और बाकी लोग भी और हैं, आप देख लीजिए, इनको सुशांत में टैलेंट नहीं दिखा, लेकिन पाकिस्तान के आर्टिस्ट को लाने लगे। क्यों? इनको शौक था क्या? जी, इनको शौक था क्या उनका? जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। कुमाल नाहटा साहब, आपने भी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है, आपको क्या दिखाई दिया आज जब कंगना रनौत ये बातें कहते हैं, या शेखर कपूर के कद के कलाकार ये ट्वीट करके कहते हैं कि ये तुम्हारे कर्मा की वजह से नहीं हुआ है, उन लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, जिनकी बात करके तुम मेरे कंधे पर रोते थे। क्या आपको लगता है कि इन आरोपों में दम है? देखिए, अगर कोई कंक्लूसिव प्रूफ के साथ ये कह सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने किस कारण से आत्महत्या की है, तो ये डिस्कशन बनता है। ये सब गेस्ट वर्क है, सरमाइज है। शेखर कपूर कोई और कारण कहेंगे, कोई और कारण सोचेगा। असलियत क्या है? जब मनोवैज्ञानिक, जब साइकाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट जो उनके डॉक्टर थे वो नहीं बोल सकते हैं, तो हम कैसे कंक्लूड कर लें कि उन्होंने इसलिए आत्महत्या की कि उनको चांस नहीं दिया गया? जहां तक मेरी खबर है, सुशांत सिंह राजपूत नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर थे, एंड मुझे ऐसे लगता है कि ऑफ कोर्स उन्हें उनका ड्यू मिला। अब थोड़ा कम मिला, थोड़ा ज्यादा मिला, इट्स अ मैटर ऑफ ओपिनियन। एंड ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास फिल्में नहीं थी। ये कहकर आप एक इंसान जिसने सुसाइड कमिट किया है उसके साथ नाइंसाफी कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत बहुत चूजी थे, बहुत सिलेक्टिव थे, एंड जो कि होना चाहिए। ही वॉज अ वेरी वेरी सेंसिबल एक्टर। बहुत सोच के, बहुत दिमाग लगा के वो साइन करते थे। तो अगर उनके पास इस वक्त कोई फिल्म नहीं थी, इट ओनली मीन्स ही वॉज नॉट हैप्पी विद द स्क्रिप्ट बीइंग ऑफर्ड, एंड वो उस स्क्रिप्ट की तलाश में थे जो उन्हें अच्छी लगे। बिकॉज हर क्रिएटिव इंसान वो करता है कि मुझे आजकल सारे एक्टर्स 1 या 2 फिल्में करते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे जिसमें मजा आएगा, मुझे जिसमें लगता है कि मेरी ग्रोथ एज एन एक्टर होगी, वही फिल्म मैं करूंगा, वापस वही कैरेक्टर मुझे प्ले नहीं करना है। तो ये तो उनका
उनकी अच्छाई और उनकी ब्रिलियंस की बात है कि उन्होंने अगर साइन नहीं की, ना कि उन्हें ऑफर नहीं की। अरे लोग मर रहे थे। चंद एक्टर्स ही है जो सेलेबल भी है और जो बेहतरीन एक्टर्स हैं, जिनमें से सुशांत सिंह राजपूत का नाम डेफिनेटली आता है। और अगर उनके पास फिल्में नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि वो सिलेक्टिव थे, ना कि उनके पास फिल्में नहीं गई। तो मैं ये मानता ही नहीं हूं कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्क उन्हें लगा कि वो खत्म हो जाएंगे। वो इतने वीक इंसान नहीं थे, उनका मनोबल बहुत स्ट्रांग था। और जितना मैं जानता हूं, मैंने उन्हें 3-4 बार इंटरव्यू किया, इंटरैक्ट भी किया है। बहुत अच्छे, बहुत सच्चे इंसान थे। एंड अब उनकी बातों का क्या इंटरप्रिटेशन आप करते हैं, तोड़ मरोड़ के, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके किसी को ब्लेम करते हैं, दैट इज नॉट फेयर। ये फेयर नहीं है और मैं नहीं मानता हूं। हाँ, कोई कंक्लूसिव प्रूफ लेकर आए, उसके बाद हम डिस्कशन करें तो बात समझ में आती है। ठीक है, किरण मोरे जी हमारे साथ जुड़े हैं और मैं आपके पास भी गजेंद्र जी आऊंगी, लेकिन किरण मोरे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ तरुण पांडे जी हैं। आप दोनों ने बहुत करीब से फिल्म महेंद्र सिंह धोनी में सुशांत को देखा था। हम लोगों ने तो सुशांत सिंह राजपूत को एज MS धोनी देखा स्क्रीन पर, लेकिन आप लोगों ने सुशांत को करीब से देखा। मोरे साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। उन कुछ दिनों और महीनों में जब आपने उनकी ट्रेनिंग की थी, आपने सुशांत में क्या देखा? आज जब हम सब मिलकर इस बेहतरीन एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप क्या बताएंगे सुशांत के बारे में? देखो, जब पहली बार अरुण जी मेरे पास लेके आए थे सुशांत को, हमारी मीटिंग हुई थी ताज लैंडसन में, तभी बहुत बढ़िया मीटिंग हुई और मैंने करीबन 10-15 दिन में उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। और जब ट्रेनिंग में पहले दिन आए थे, तो बिल्कुल मैं क्रिकेटर, वो भले एक्टर, और मैं पहले प्लान करके आया था भाई एक्टर को क्रिकेटर कैसा बनाना। और ये है जो किरदार निभा रहे थे वो MS धोनी का, और MS धोनी को प्रोटेक्ट करना और उनके स्टाइल को क्रिकेट खिलाना इनका, तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। और जब पहले दिन आए थे, उनके पास 2 सिक्योरिटी गार्ड, उनके जो स्पॉट बॉय थे, काफी लोग तामझाम लेके आ गए थे। तो मैंने सोच के गया था, मैं इसको क्रिकेटर की तरह मैं इसको ट्रीट करूंगा सुशांत को। तो आई ट्रीटेड हिम लाइक ए क्रिकेटर। आई टोल्ड हिम फर्स्ट डे, भाई आप किडबैग खुद उठाएंगे, आपका स्पॉट बॉय अंदर नहीं आएगा, आपका सिक्योरिटी गार्ड कोई अंदर नहीं आएगा, आप और मैं और मेरे जो साथी थे, जो काम करने वाले थे प्रैक्टिस में, वो लोग थे। तो जब ने शुरुआत की तो बिल्कुल एक तो एक्टर था, उनके किसी बदन पे बॉल नहीं लगना चाहिए, शक्ल पे बॉल नहीं लगना चाहिए, उंगलियों पे बॉल नहीं लगना चाहिए। तो मैंने टेनिस बॉल से शुरुआत की, मैं धीरे धीरे उनको अपग्रेड किया सीजन बॉल से। और जब सीजन बॉल से खेलना शुरू किया तो मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और 1 महीने के बाद मैं बिल्कुल सोच में था कि ये होगा कि नहीं मेरे से, क्योंकि सुशांत से भी होगा नहीं। पर सुशांत ऐसे डटे रहे ना, मार खाते रहे और प्रैक्टिस करते रहे, और उन्होंने कभी मेरे को एक शब्द भी बोला नहीं कि नहीं आज मुझे नहीं कुछ करना है, कि नहीं आज मैं थक गया हूं। नहीं, मैं करूंगा सर, मैं करके रहूंगा। तो वो जो हिम्मत दिखाई ना मुझे, और मुझे याद है उनको एक बार छाती में बॉल लग गई थी और वो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो मुझे बोला सर मेरे को 2 दिन रेस्ट दे दो। और बाद में मेरे को 15 दिन के बाद पता चला कि इनको हेयरलाइन फ्रैक्चर था छाती में। तो मैं ताज्जुब हो गया कि ये एक्टर बहुत दम वाला है, मेंटली बहुत स्ट्रांग था, एजुकेटेड, बहुत बढ़िया बातें करता था, वो सोचता था, वो क्या प्लानिंग से सुबह प्रैक्टिस में आता था वो भी सोचता था। तो आई थिंक मेरा जो इंटरेक्शन था उनके साथ बहुत ही बढ़िया रहा। और मैं कहता हूँ जो हिम्मत होता है ना, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग भी मैचेस खेलते हैं, पर जो हिम्मत वाला होता है ना, वो हिम्मत वाला आगे बढ़ता है हमेशा। तो इसके लिए मैं सुशांत को मैं दाद देता हूँ कि ये पूरे घुस गए MS धोनी में। नहीं, मुझे MS धोनी, क्योंकि सुशांत को मुझे उनका बैटिंग ग्रिप, उनका स्टांस, उनकी स्टाइल, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, वो कैसे चलते हैं, वो सब कुछ सिखाना था। उसके साथ हम लोग जो प्रैक्टिस की वो रियल प्रैक्टिस की, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे बॉल डाल दिए हमने, कोई छोटे बच्चे बॉल डाल रहे थे। जेन्युइन जो हम लोग जो रणजी ट्रॉफी के फर्स्ट क्लास क्रिकेट की प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस की हमने, तो उसके लिए वो तैयार थे। तो मेरे लिए आई थिंक ये बहुत बड़ा सदमा है। और सुशांत ने जो करके दिखाया, जो किरदार आपने, जो MS धोनी का जो बायोपिक निकला, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बायोपिक्स। आप जितने बहुत सारे बायोपिक्स आके गई, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट बायोपिक्स। एंड उन्होंने जो काम किया उसमें, जो करके दिखाया, मुझे बहुत लोगों ने फोन किया कि भैया ये कैसा हुआ। मैंने बोला ये मैं फुल क्रेडिट सुशांत को देता हूँ, मेरी तो मेहनत थी, पर
सुशांत को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उसमें घुस गए और कभी डरे नहीं। जैसा किरण भाई बोल रहे थे कि जब मैं पहली बार इनको अप्रोच किया और बोला कि ऐसा ऐसा फिल्म बनाने का हमने प्लान किया है और आपको उसको क्रिकेट सिखानी पड़ेगी, क्योंकि किरण भाई उस टाइम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थी जब उन्होंने पिक किया था MS धोनी को इंडियन टीम के लिए। तो मुझे पता था कि वो बहुत क्लोजली किरण भाई वॉच करते थे माही को और उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। मैंने इनको प्रपोज किया और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा प्रपोजल स्वीकार किया और वो उसको सिखाना शुरू किया। जब मैं आपको यही बताता हूँ कि जब वो वीडियो बना के सुशांत लेके आता था और दिखाता था हम लोगों को, तो हम लोगों को विश्वास नहीं होता था कि एक एक्टर एथलीट की तरह से खेल सकता है। फिर एक दिन मैं नेट पे गया तो मैं बॉल डाला, तो जब मैं बॉल डाल रहा था तो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था तो मुझे भी दिक्कत हो रही थी उसको कि यार मुझे लगा कि यार मैं इसको तो आउट करूंगा आराम से, बट वो जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, आई थिंक 2 महीने की बात थी, बट जिस तरह से बैटिंग करता है उससे से कोई एक अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेटर बैटिंग करता है वैसे बैटिंग करता है, वैसे कीपिंग कर रहा था। तो किरण भाई ने बहुत मेहनत की और बोलते हैं कि गुरु के साथ शिष्य को भी उतना ही प्रतिभावान होना जरूरी होता है। तो जो शिष्य की भूमिका थी वो सुशांत ने बहुत अच्छी निभाई और बहुत मेहनत की। मैं बता दूं, देखिए हम उनकी मेहनत पर चर्चा कर रहे हैं और ये उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें आ रही हैं। उनके पार्थिव शरीर को अग्नि दे दी गई है और इसी के साथ उनका अंतिम संस्कार, जिसकी तस्वीर एक बेहद भावुक लम्हा हर उस व्यक्ति के लिए जिसने सुशांत को बड़े पर्दे पर देखा या करीब से देखा, इस सफर में कहीं हिस्सा रहा। एक खूबसूरत सी जिंदगी जिसने 34 साल में एक ऐसी छाप छोड़ी है जो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसने बड़े पर्दे पर, छोटे पर्दे पर, असल जिंदगी में हर किसी के साथ कुछ ऐसी यादें अपनी छोड़ दी हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी के किरदार के जरिए हो, चाहे वो काइपोचे में उनके किरदार में हो, छिछोरे में उनके किरदार के जरिए हो। सुशांत ने कई जिंदगियों को छुआ है और यही वो बात होती है कलाकार की कि उसकी मुस्कुराहट, उसकी हर अदा, उसका डायलॉग अमर रहता है। इन 2 तस्वीरों में जिंदगी की पूरी कहानी। एक तरफ इन आंखों का वो सपना जब छोटे से शहर का एक लड़का मुंबई का रुख करता है, कदम दर कदम मुश्किलों को दाएं बाएं करता हुआ आगे बढ़ता है, मन में एक विश्वास के साथ। वो सपना अपनी अनेकों फिल्मों के साथ सुशांत सिंह राजपूत ने तय किया। आज जितनी भी चर्चा हो, लेकिन एक मुकम्मल जिंदगी ही कही जाएगी। एक मुकम्मल जिंदगी जिसने पटना से मुंबई तक का सफर बहुत खूबसूरती से तय किया, जिसने एक ऐसा मकाम हासिल किया कि आज हर कोई स्तब्ध है उनकी इस मृत्यु से। अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अन्य सभी लोग हमारे साथ हैं। बहुत भावुक लम्हा है किरण मोरे साहब, और आपने तो बहुत ही वक्त करीब से बिताया सुशांत के साथ। बिल्कुल ही, क्योंकि जैसे अरुण जी ने भी जो बात की थी, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट की जो बात की थी, हमको 2.5-3 महीने लग गए थे वो शॉट ट्राई करते करते। और जिस दिन जो हेलीकॉप्टर बॉल जो उनको शॉट लगा, उस दिन छोटा बच्चा कैसा नाचता है, उस दिन वैसे सुशांत सिंह नाच रहे थे कि सर आज लग गई बॉल मेरी। तो वो हेलीकॉप्टर शॉट उसके बाद वो कभी उन्होंने रोकी नहीं। और मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने MS धोनी को ये हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए देखा है, उसके बाद दूसरा मैं एक्चुअली सुशांत सिंह को मार के देखा हुआ है। क्योंकि काफी क्रिकेटर ने कोशिश की है हेलीकॉप्टर शॉट मारने की, पर नहीं लगते हैं। और सुशांत सिंह इतना आराम से मारता था उसके बाद। आई थिंक फुल क्रेडिट टू हिम कि उसने, देखो मैं उनको दिखा सकता हूँ, पर उनकी जो मेहनत थी वो मेहनत बहुत ज्यादा थी। तो मैं उनको बहुत क्रेडिट देता हूँ। मुझे अभी भी एक याद है लम्हा कि जब हम लोग जब
बैंड्रा में प्रैक्टिस कर रहे थे, जब इंडोर प्रैक्टिस कर रहे थे बारिश के सीजन में, तभी तेंदुलकर भी उधर आए थे। तेंदुलकर को मालूम नहीं था कि हम लोग उधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके बेटे को लेके आए थे, वो ऊपर से देख रहे थे प्रैक्टिस क्या चल रही है उनके बेटे की। वो बगल में सुब्रत बैनर्जी भी थे, हमारे क्रिकेटर जो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं इंडिया के लिए, वो तेंदुलकर के बेटे को कोचिंग कर रहे थे। तो हम लोग साइड पे प्रैक्टिस करते, 1 घंटे के बाद हमने ब्रेक में सुशांत को बोला ब्रेक लेते थोड़ा 10-15 मिनट, कि आप अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उसके बाद ब्रेक लेने के बाद सचिन को मैंने जाके हेलो बोला, तो उन्होंने मुझे पूछा कि प्रैक्टिस कौन कर रहा है, बहुत ब्रिलियंट क्रिकेटर है। मैंने बोला ये सुशांत सिंह राजपूत। बोले क्या बात करते हो। तो तभी मुझे इतना ऐसा लगा, अच्छा लगा मेरे दिल को कि नहीं, मैंने कोई किसी एक्टर को क्रिकेटर बनाया है। तो दैट सेटिस्फैक्शन आई गॉट एंड आई कॉल्ड नीरज। मुझे मालूम है नीरज पांडे को मैंने फोन किया, भैया ये लड़का अभी तैयार है, क्योंकि ये आई है बात सचिन तेंदुलकर की तरफ से। और मुझे अभी भी याद है कि अर्जुन तेंदुलकर, ये फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उनको बहुत चाहते कि मैं फास्ट बॉलिंग डालूं और बाउंसर डालूं। तो मुझे पूछा उन्होंने कि मैं डालूं क्या इनको बाउंसर। मैंने बोला हाँ डालो बेटा बाउंसर। तो उन्होंने जब पहला बाउंसर डाला, मुझे अभी भी याद है, और सुशांत ने जो शॉट मारा, ब्यूटीफुल शॉट, जैसा एक ट्रू क्रिकेटर, यू नो, और तेज डालते हैं अर्जुन तेंदुलकर। और इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है किरण मोरे साहब, अगर कोई एक्टर अपने किरदार को निभाते निभाते वो किरदार खुद ही बन जाए और वो एक्टर तो क्रिकेटर की भूमिका में। जी अपनी बात पूरी करें। तो मैंने इसलिए, मुझे आज बैठ के मैं सोचता हूँ, तो मैंने बोला ये एक्टर को मैंने क्रिकेटर बनाया था। हमेशा सुशांत को मैं छेड़ता था, भैया आप क्रिकेट खेलना शुरू करो। तो बिल्कुल आज का जो दिन है, कल जो दिन में जो गुजरा है, आई थिंक बहुत ही खराब था। और क्या लड़का था, क्या दिल वाला लड़का था वो। शक्ति जी, आप कैसे याद करेंगे आज सुशांत सिंह राजपूत को? शक्ति कपूर जी हमारे साथ जुड़ गए। दिल दुखता है, आत्मा दुखती है। ये एक छोटा सा लड़का, आवाज चली गई जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही मेरे को। अच्छा, हमें आवाज आ रही है सर, आप अपनी बात पूरी करें। दिल दुखता है, आत्मा दुखती है कि एक 34 साल का लड़का, मेरे बेटे जैसा, क्यों उसने ऐसा किया। मैं तो बच्चों को, आज के नौजवानों को एक ही बात समझाता हूं कि ये कदम उठाना पाप है, ऐसा करना पाप है। अगर कोई मुश्किलात हैं उससे लड़ो, क्योंकि आप तो चले जाते हैं लेकिन पीछे कितनों को परेशान छोड़ जाते हैं, कितनों को दर्द देते हैं, कितनों को दुख देके जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे याद है 1980s में, 1990s में, 2000 में ये चीजें अभी शुरू हुई हैं। छोटे बच्चे, 14 साल की लड़की क्लास में, उसको लगता फेल हो रही है, खुदकुशी कर लेती है। 14 साल का लड़का, 16 साल का लड़का, बच्चे ये सोचते हैं कि ये करने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी छोड़ के जाते हैं। आज हम टीवी पे दुख भरे आंसू, उनका परिवार, सब लोग दुखी हैं, नाराज हैं। मैं इस चीज को मानता नहीं, मैं इसको पाप मानता हूं। ये नौजवानों को नहीं करना चाहिए, हिम्मत से काम करना चाहिए। और ये जो सुसाइडल टेंडेंसीज शुरू हुई हैं, ये बंद होनी चाहिए। हमें माता पिता, भाई बहन, सबको मिलकर एक साथ जुट रह के एक चीज समझानी चाहिए बच्चों को कि ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज मैं बहुत दुखी हूं, दुखी तो पूरी दुनिया है। इस माहौल के अंदर, कोरोना के माहौल के अंदर हमारी इंडस्ट्री को नजर लग गई है। सबसे बेहतरीन कलाकार इस दुनिया से चले गए। ऋषि कपूर चला गया, इरफान चला गया, छोटा सा बच्चा जिसने अभी तो भविष्य देखना था, इतना अच्छा कलाकार, सबको आंखों में आंसू देके चला गया। ऋषि कपूर और इरफान जिंदगी के लिए लड़ रहे थे, उनको जीना था, और इसको तो अभी जीवन देखना था, बहुत कुछ देखना था। बहुत अफसोस होता है। लेकिन अगर वो आंसू थे या कहीं मुझे पर आवाज शेयर करने के लिए, जो शेयर करना चाहते हैं अभिजीत जी, तो क्या इसके लिए कोई था उनके पास? क्योंकि शेखर कपूर कह रहे हैं कि तुमने अपना दर्द कई बार मेरे कंधे पर बताकर रोया था। देखिए, हम जिस मुद्दे पे आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मुझे लोगों का लेक्चर सुनना पसंद नहीं है। ट्विटर पे लोग लेक्चर दे रहे हैं, हम इस मुद्दे पे आए हैं कि वजह क्या थी। जैसे हमारे बताया गया कि जब तक हम वजह नहीं समझते, लेकिन जो आंखों से दिख रहा है, जो हमको टीवी शो में दिखा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
कि नेपोटिज्म पहले भी थी, लेकिन अब तो ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म एक साथ हो गया। या तो नेपोटिज्म था या ग्रुपिज्म था, लेकिन अब पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म इतना हो गया है। और जब से ये जो आप लोग एक पैनल बना लेते हैं कि अवार्ड किसको देंगे नहीं देंगे, वो तो ऑलरेडी आप इस लड़के को कुछ भी नहीं दिया आपने, कुछ भी नहीं। आपको मैं बताता हूँ, चलिए मैं सीधा नाम लेता हूँ, आमिर खान साहब के भांजे, उनकी एक पिक्चर आई, क्यों आई, कैसे आई, उसके बाद लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप पे, लेकिन उनको धक्का दे दे के उनको बूस्ट मिलता था, उनको प्रमोट किया जाता था, पूरा एक ग्रुप हो गया था। आप फिर से मैं बता रहा हूँ, विवेक ओबराय को जॉबलेस बनाने वाला कौन है? सिर्फ एक आदमी नहीं है, एक आदमी और पूरा इंडस्ट्री उनका चमचा, ये लोग मिलके विवेक ओबराय को उन्होंने रोका। सो मैं आज यहाँ पे बैठा हूं तो दुख, मैं कोने में जाके रो लूंगा उसके लिए, लेकिन यहाँ पे बैठ के घड़ियाली आंसू बहा के ट्विटर पे कुछ कहना और यहाँ पे आके घड़ियाली आंसू बहाना, मतलब मैं नहीं सह सकता हूं इस चीज को। तो खैर जो है, मैं कंगना राउत से बिल्कुल सहमत हूं, और मुझे बोला गया था कि उनके ट्वीट पे मैं अपना जो स्टेटमेंट दूं, मैं उसी लिए आया हूं। मैं किसी से ये देखने नहीं आया हूं कि वो कितना महान था, कितना वो था, उसके जीवन को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस इस मुद्दे पे बात कर रहा हूं। इसके भुगत भोगी सब लोग हैं, सब लोग, और ज्यादातर मैं उन पेरेंट्स लोगों को दोष दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों को कहना चाहूंगा कि माँ बाप, तुम लोग अपने बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालो रियलिटी शो में। अरे सेलेक्ट हो गए, बॉम्बे जाएंगे, हमको सेलेक्ट हो गए। अरे तुम्हारी लाइफ खराब, जिस दिन तुमको सेलेक्ट कर लिया रियलिटी शो में, उस दिन तुम लोग सब बिस्तर लेके आ जाते हो मुंबई में, उसके वापस नहीं जाते, तुम एक छोटे से गांव में आए हो। अब बच्चे पे बोझ जाते। मैं अपने रियलिटी शो में इस चीज को झेल चुका हूं, और मैं उनको मतलब लतियाता था कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा अगर एलिमिनेट हो रहा है तो तुम उसके ऊपर ऐसे दिखा रहे हो कि वो जिंदगी में फेल हो गया, तो तुम्हारा क्या होगा? अरे बच्चे के ऊपर अपने को क्यों थोप रहे हो? तो इस तरह के मैं बताऊं कि ये प्लेटफॉर्म, जो रियलिटी शोज के प्लेटफॉर्म भी बहुत खतरनाक है, जहां पे ये टीनेज लोग हिस्सा लेते हैं। ठीक है, स्पेशली म्यूजिक। आपकी जो बात है उसी पर शक्ति कपूर जी से जवाब लेते हैं। शक्ति कपूर जी हैं क्या हमारे साथ? शक्ति कपूर जी, चूंकि इतने लंबे वक्त से आप जुड़े हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री से, अभिजीत जी, कंगना रनौत, शेखर कपूर, सबका कहना है कि नेपोटिज्म है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो ऐसे कलाकारों को जगह नहीं बनाने देते अपना। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अगर ऐसा होता तो जो शक्ति कपूर दिल्ली से आया है, जिसका कोई नहीं था इधर, आज 750 सवा 700 फिल्में कर चुका है, इंडस्ट्री ने काम दिया है, हर लैंग्वेज में पिक्चर किए हैं, और ये ऐसी इंडस्ट्री है जो आपकी गलतियां भी माफ करती है। तो मैं इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि अगर मेरे पिताजी तो कोई बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं थे। मैं इंस्टीट्यूट में 2 साल का डिप्लोमा कर रहा था, एक्टिंग कोर्स कर रहा था। जब मैं पढ़ रहा था सेकंड ईयर में, तभी मैंने अपनी पहली फिल्म साइन की। फिर सुनील दत्त साहब ने मुझे देखा, मेरा नाम सुनील है, उन्होंने मेरे को नाम दिया शक्ति, मुझे उन्होंने 3 फिल्मों के लिए साइन किया। अभी आप बोलेंगे कि क्योंकि श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी है, ऐसा कुछ नहीं। उसने भी कितना लंबा सफर किया है, कितनी मेहनत की है। अगर ऐसा होता तो हर स्टार का बेटा बहुत बड़ा स्टार होता। अभिजीत जी? नहीं, ये शक्ति जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आई एम टोटली विथ हिम, क्योंकि शक्ति कपूर की लड़की श्रद्धा कपूर, उसने मेहनत से जो किया है, लेकिन यही अब मैं कैसे कहूं कि वो शक्ति कपूर उन स्टार में नहीं आते जो लोग नेपोटिज्म में हैं। आप उसमें नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं श्रद्धा कपूर भी इसमें शामिल है। उसको जो ड्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। क्या श्रद्धा कपूर बोल सकती थी करण जौहर के शो में कि हु सुशांत? बोल सकती थी क्या? वो उसमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो शक्ति कपूर जी की बेटी है। लेकिन बीइंग महेश भट्ट बेटी, यू कैन से हु सुशांत। और वो करण जौहर आपको क्वेश्चन कर रहा है, और आज कंगना राउत आपको मैं पूछता हूं ना कि इतने सारे अवार्ड हुए, इतने सारे जूरी हुआ, या वो सुशांत को कहां पे है, कहां पे था, उसको कहां पे आपने सम्मान दिया, बताइए ना।
तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि मैंने इतने मेहनत किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अब मुझे मिल क्या रहा है? अरे 4 फिल्में मिल गई तो आपका काम हो गया? नहीं शक्ति जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा उसमें नेपोटिज्म और उसमें नहीं आती, वो अपने दम पे आई है, क्योंकि शक्ति कपूर का बेटा या बेटी होना कोई बड़ी बात नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आप भी हम लोगों में से एक हो, लेकिन जो झेल रहे हैं वो झेल रहे हैं। शक्ति जी, शक्ति जी, शक्ति जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? एक बार फिर से शक्ति जी से हम इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ गजेंद्र चौहान जी भी मौजूद है। गजेंद्र चौहान जी, ये जो सवाल उठा है ये इसलिए उठा है क्योंकि हर ऐसे सवाल को हमेशा कालीन के नीचे छिपा देना अच्छा नहीं होता है, कुछ मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसा ही एक मुद्दा कंगना रनौत, अभिजीत, शेखर कपूर उठा रहे हैं। दम है इनकी बात में? नहीं, आज इतना भावुक दिन है बॉलीवुड के लिए, कुछ लोग जो है सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं। कंगना जी का जो वक्तव्य है, मैं कंगना जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है? वो हिमाचल के एक गांव से आई और फिल्म इंडस्ट्री में आके इतना बड़ा मुकाम उन्होंने बनाया है, क्या ये नेपोटिज्म की वजह से है? और जो बाकी लोग, शेखर कपूर साहब और मुकेश भट्ट साहब ने जो वक्तव्य दिया है या जो ट्वीट किया है, जो बातें कही हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इनको ये बातें पता थी तो ये आगे आके मदद क्यों नहीं की सुशांत सिंह की? क्यों नहीं उससे मिले, क्यों नहीं उससे फोन पे बात की कि हमें आपकी दशा पता है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को पूछिए। ये जो है एक किसी कम्युनिटी के अगर 4 लोग बदमाश निकले तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। पूरा बॉलीवुड पे ये लांछन लगाना मैं समझता हूँ गलत है। हम लोग इसकी रोजी रोटी खाते हैं, हम यहाँ सर्वाइव करते हैं, हमारे परिवार को ये रोजी रोटी देता है, हमें एक जान पहचान दी है, फेम दिया, नेम दी है, हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं। अगर नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हो तो एंटायर टीवी इंडस्ट्री 5000 लोगों का एक उदाहरण दे सकता हूं जो बगैर नेपोटिज्म के अपने आप को यहाँ पे काम मिलता है और अपने आप को स्टार उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, फिल्मों के अंदर 4, 5, 8 लोग होंगे जिनके बच्चे यहाँ काम किए हैं। उन्होंने, अगर कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो एक्टर का बेटा एक्टर क्यों नहीं बन सकता? अगर वो अफोर्ड कर सकता है अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, लेकिन उसके सामने तो पब्लिक खड़ी है, पब्लिक डिसाइड करेगी कि ये इस लायक है कि नहीं है। अभिजीत जी, कोमल नाहटा जी भी उनकी बात ये लांछन गलत लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये लांछन गलत लगाए जा रहे हैं। अभिजीत जी, मैं लांछन नहीं दे रहा हूं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं कि जो इंसिडेंट जो हमको आंखों से दिखा है, जो कानों से सुना है, जो साक्षात है, मैं उस पे बात उठा रहा हूं। मैं फिल्म इंडस्ट्री में चांस नहीं मिला उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आने के बाद क्या क्या होता है उसकी बात कर रहा हूं। आप ट्रैक को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैं भी कोई नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं हूं, ऑब्वियसली मैं भी आज दुनिया का इतना बड़ा नामी हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नेपोटिज्म इज डिफरेंट थिंग और पॉलिटिक्स इज डिफरेंट थिंग। ये होता आया है, पीछे से खींचना होता आया। मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूं जीते जागते, विवेक ओबेरॉय का देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण विवेक ओबेरॉय का। कैसे हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, उसकी क्या गलती थी और उसको सबने मिलकर बॉयकॉट कर दिया। क्यों कर दिया भाई? किसके कहने पे बताइए ना, किसके कहने पे? क्यों नहीं बोल सकते आप टीवी में? मैं तो बोल रहा हूं एक ही बंदे के कहने पे है जिसके सारे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में। क्यों नहीं नाम लेते आप लोग? बोलिए नाटा जी, बोलिए। अभिजीत जी, मुझे लगता है एनी जनरलाइजेशन इज रॉन्ग। आप एक किसी के निजी मुद्दे को उठा के पूरी इंडस्ट्री पे थोप रहे हैं, ये गलत है अभिजीत जी। एक का नहीं, मैं 100 उदाहरण दे सकता हूं। आप अगर इंडस्ट्री में सर्वाइव करें तो अपने टैलेंट की वजह से कर रहे हैं, किसी नेपोटिज्म की वजह से नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर 4 जी, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि नेपोटिज्म को पूरी बॉलीवुड पे मत लपेटिए। नेपोटिज्म और अगर जो ये लोग वक्तव्य दे रहे हैं तो मैं देखिए, मैं अगर सुशांत सिंह की बात करूं तो जितने लोग वक्तव्य दे रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जांच एजेंसीज को ज्वाइन कीजिए और अपना इनपुट दीजिए। अगर उनको लगता है कि आत्महत्या नहीं है, जो कि जांच एजेंसीज कह चुकी हैं, तो अपना इनपुट देने के लिए आगे आइए, रिक्वेस्ट कीजिए कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, और ताकि पानी का पानी और दूध का दूध हो सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में बैठे ट्वीट करें और अपना कुछ भी स्टेटमेंट देते रहें। ये गलत है, ये बॉलीवुड की इमेज को तोड़ता है, खराब करता है। लेकिन इसका मतलब चेंज हो रहा है, ट्रैक का मतलब कुछ और है और जो इंसिडेंट हुआ है वो कुछ और है।
आज का टॉपिक कुछ और है। जिस टॉपिक पे मैं कहना चाह रहा हूँ नहीं, टॉपिक भाई आज सिर्फ सुशांत सिंह जी हैं और कुछ नहीं है, हम उनके विषय में बात कर रहे हैं। मैं बॉलीवुड को, गजेंद्र जी, मैं बॉलीवुड को दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं गिन के 4, 5, 6 लोगों को दोष दे रहा हूँ जिनके ऊपर पूरा बॉलीवुड निर्भर है, उनके चमचे है, अभिजीत उनका चमचा है। अभिजीत जी, पूरा बॉलीवुड के ऊपर लपेटा जा रहा है। मैं सारे चैनल्स देख रहा हूँ, हर बात को पूरे बॉलीवुड पे लपेटा जा रहा है। अगर एक एक्टर या एक कोई भी बड़ा आदमी खड़ा होकर एक स्टेटमेंट दे देता है तो लगता है कि ये बॉलीवुड का स्टेटमेंट है। ये बॉलीवुड का स्टेटमेंट नहीं होता, ये बॉलीवुड की सोच नहीं है। मैं सुशांत सिंह, लेकिन गजेंद्र जी, ठीक है, लेकिन गजेंद्र जी, ऐसा भी जरूरी है कि हर मुद्दे पर हर तरह की बात होनी चाहिए। किसी को कुछ बोलने में खौफ न मन में आए कि मैं ये जिक्र नहीं कर सकता। अगर कुछ सितारों के मन में ऐसा भय होता है तो क्या उस पर चर्चा खुलेआम वो कर सकते हैं? क्या फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से लॉबी फ्री है? ये ऐसे सवाल है जिन पर चर्चा की जरूरत है। लेकिन डब्बू रत्नानी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डब्बू जी, आपने भी करीब से देखा होगा सुशांत को, और मुझे लगता है कि बतौर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये बनता है कि आप पहले उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दें, याद करें सुशांत को, जो उनका काम था सब कुछ, और फिर इस जो अब हम देख रहे हैं कंगना रनौत या फिर शेखर कपूर साहब को या अभिजीत जी को आवाज ये बुलंद करते हुए कि जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करना मुश्किल होता है। एंट्री मिल भी जाती है तो उन्हें किसी न किसी भेदभाव को झेलना पड़ता है। क्या इस बात में दम है? दोनों पर ही आपकी प्रतिक्रिया, डब्बू साहब। मुझे लगता है सुशांत ऐसा कोई सीन में नहीं था। ही वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड और उसे काम मिल रहा था। सो आई थिंक इट्स जिसको टैलेंट है इट डेफिनेटली शोज में, क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर्स के भी पोर्टफोलियोज करता हूँ जो इंडस्ट्री में ट्राई करते हैं, तो उन लोगों से काफी लोगों को काम मिल सकता है और मिलता भी है, क्योंकि सबको मेन स्ट्रीम काम नहीं मिलेगा, सबको टॉप फिल्म नहीं मिल सकती। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जितने लोग आते हैं स्ट्रगल करने के लिए आउट ऑफ बॉम्बे से, इतने बॉम्बे से लोग होते हैं, ऑल इंडिया से होते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ स्ट्रगल करने के लिए बॉलीवुड में, टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि सबको एक मेन मीटी रोल मिलेगा, सो आई फील इट्स अ लॉट टू डू विथ योर टैलेंट, इट्स अ लॉट टू डू विथ, अगर आपको एक फिल्म भी मिल जाती है, यू हैव टू कीप प्रूविंग एंड कीप इवॉल्विंग, और अपने आप को यू हैव टू प्रूव दैट यू आर वर्दी। कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए टू गेट मोर वर्क, एंड आई फील सुशांत हैड दैट, इसीलिए उसे इतने अच्छे रोल मिल रहे थे। अभिजीत जी, मैं वही कह रहा हूं अंजना जी, मुद्दा कुछ और है, लोग उस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। जितने गट्स के साथ कंगना रावत बात कर रही है, जितने गट्स के साथ शेखर कपूर ने बोला है, जितने गट्स के साथ मैं बोल रहा हूं, उस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। लॉबिज्म है तो है, बोलिए है, नाम लीजिए उनका, लेकिन कोई नाम नहीं लेगा। सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अच्छी तरह, बॉलीवुड में हर एक को चांस मिलता है, कौन बोल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन लॉबी इज डिफरेंट थिंग। नेपोटिज्म होता है, उसके बाद भी वो शुरू हो जाता है। जिसका शिकार सुशांत है नेपोटिज्म का शिकार, कोमल साहब, उसको कहीं पे भी उसको कहीं पे वो दर्जा, आप काम मिलना, पिक्चर हिट की बात मत कीजिए। कहीं ना कैसे लगता है ना कि पैनल में ये इन्होंने इनको, अरे इसको नहीं, आपको मालूम है अवार्ड में नया इसको उसको वो चुप करे तो मैं बोलूं, तो ठीक है, तो नहीं, तो सुशांत को कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया जा रहा, नहीं किया गया। मैं उस मुद्दे को उठा रहा हूं, मैं सुसाइड के मुद्दे पे नहीं आया हूं। मैं मुद्दा, जब कंगना राउत ने जो मुद्दा उठाया, मैं आज तक लाइफ में उसको मिला नहीं हूं, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूं, उसको सपोर्ट कीजिए आप लोग। आप उसको रॉन्ग नहीं कह सकते, यहाँ पर बैठ के आप ये नहीं कह सकते कंगना इज रॉन्ग या कंगना इज ऑलवेज राइट। जो भी उसने किया दंगे की चोट पे किया, और मैं उसको सपोर्ट करता हूं। मैं उस मुद्दे पे आया हूं। बिल्कुल, इसी का जवाब कोमल जी से लेते हैं। कुछ बोलने के लिए नहीं आया हूं। कोमल जी, मुझे एक्चुअली तरस आ रहा है अभिजीत पर। गजेंद्र चौहान जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आपने 16 आना सच बात की है, और अभिजीत जी जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुद्दा है कि नेपोटिज्म है एंड फेवरेटिज्म है, ग्रुपिज्म है, हर इंडस्ट्री में होती है। लेकिन अभिजीत जी बहुत आसानी से भूल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो अपना पर्सनल एजेंडा और पर्सनल स्कोर सेटल करने आए हैं। ये मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत के सुइसाइड का है,
और ग्रुपिज्म एंड नेपोटिज्म की वजह से सुइसाइड किया है, ये आप कितना भी चिल्लाइए, जब तक प्रूफ नहीं है कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है। शेखर कपूर कुछ भी कहे, लेकिन शेखर कपूर ने ये नहीं कहा कि इस कारण मरे हैं। तो प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन पीपल्स माउथ। मैंने भी नहीं कहा, 4 लोग, मैंने भी नहीं एक मिनट अभिजीत, आप जब बोल रहे थे मैं चुप रहा, थोड़ी बेसिक कर्टसी दिखाइए शो पर, चुप रहिए जब मैं बोल रहा हूं। तो मेरा डायलॉग है, वो इस कारण मरे हैं। अगर प्रूफ है तो मैं जवाब दूंगा, अगर प्रूफ नहीं है तो नॉनसेंस बात करके डोंट ट्राई टू प्रूव अ पॉइंट। गजेंद्र चौहान जी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है कि इस इंडस्ट्री ओनली वो ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल ऐसा नहीं मानते हैं, जो ऐसी बकवास करेंगे कि बॉलीवुड ये है, बॉलीवुड ये है। बॉलीवुड में 2 या 4 लोग ने कुछ कह दिया तो दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉलीवुड। जिस तरह अभिजीत आप बोल रहे हैं, यू डोंट रिप्रेजेंट बॉलीवुड, तो आप ये चीखे मार के मत बोलिए कि बॉलीवुड में फेवरेटिज्म है। और प्लीज ये समझिए, मैं ना तो प्रोड्यूसर हूं, मेरे डैड प्रोड्यूसर थे, मैं सिर्फ जर्नलिस्ट हूं, लेकिन एक बहुत ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट हूं। और ऑब्जेक्टिविटी से मैं ये बोल रहा हूं, ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म हर इंडस्ट्री में होती है, क्योंकि 4 लोग जिन्हें चीखे मार के अपनी बात बोलने की आदत है, वो अगर बोल दे तो पूरा बॉलीवुड झुक के हाँ सर, हाँ मैम कहेगा। ऐसे में से हम लोग नहीं हैं। जो नॉनसेंस है वो नॉनसेंस, आप लोग हैं, वो नॉनसेंस, आप लोग हैं मिस्टर नहाटा, चिल्लाओ और आप लोग हैं, और चिल्लाओ, नॉनसेंस बात आप कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है, और चिल्लाओ, आपको अच्छी तरह मालूम है आप किस लॉबी के बिहाफ में बोल रहे हैं। आप स्पोक्स पर्सन उनके हैं, आप उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनके बिहाफ में बात कर रहे हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं दे रहा हूं, दैट इज योर प्रोफेशन। आपकी हिम्मत ही नहीं मुझे ब्लेम देंगे, आपकी औकात क्या है जो मुझे एक ब्लेम सेकंड करेंगे? प्लीज, इसको अपने बारे में मत बनाइए, इसको पर्सनल एजेंडा और पर्सनल ईगो के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। आप दोनों से मैं कह रही हूँ, लेकिन कोमल एक सेकंड, अगर आप वाकई जैसा आप खुद भी क्लेम कर रहे हैं कि आप इंपार्शियल तरीके से जज करते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है? मतलब कई सारे ऐसे सितारे हैं जो इस बात से उन्हें गारंटी मिलती है कि एंट्री तो उन्हें मिल ही जाएगी क्योंकि उनके पिता या उनके परिवार का एक सदस्य फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा स्टार है। क्या ये बात सच नहीं है? एक मिनट, आपने जब मुझे इनवाइट किया था इस शो पर, आपने कहा था सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की बात करेंगे, रिलेटेड टू दैट नेपोटिज्म। अब केवल नेपोटिज्म की तरफ क्यों बात जा रही है? क्योंकि आप उसको डिनाई कर रहे हैं, इसलिए सवाल पूछा मैंने, क्योंकि आप डिनाई कर रहे हैं। बिल्कुल, आप गलत बोल रही हैं, आप मेरे मुंह में शब्द डाल रही है। मैं बोल रहा हूं, मैंने डिनाई नहीं किया, मैंने ये कहा हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होती है, हर इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म होती है, हर इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होती है, इस इंडस्ट्री में भी है। कब मैंने डिनाई किया मुझे बताइए। एक मिनट पहले मुझे मेरे बात का जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है, मैंने कब डिनाई किया? ठीक है कोमल, आपने कहा कि हर इंडस्ट्री में होती है, ठीक है, आपने ये कहा कि हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है। मैंने डिनाई कब किया? ठीक, मैंने ये कहा हर इंडस्ट्री में होती है, इंडस्ट्री में भी है। मैंने डिनाई कब किया? आप क्यों मेरी बात को ट्विस्ट कर रही है? नहीं, ठीक है, मैंने ये बात मान ली। आपने कहा था कि हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होती है, उतनी ही यहाँ पर भी है, लेकिन एक गारंटी जो एक ऐसे स्टार चाइल्ड को मिल जाता है कि उसे फिल्म मिल जाएगी, ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, बिना गुस्सा किए या बिना एक दूसरे पर पर्सनल आरोप लगाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। क्या मैं गलत हूँ कोमल? बिल्कुल 100% होनी चाहिए, लेकिन ये दो मुद्दे को अलग नहीं किए जा सकते। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत, मुझे लगता है कि इतनी कम उम्र में इतना कुछ सुशांत ने हासिल किया था, तो हम लोग इस कार्यक्रम का अंत भी कुछ अच्छी यादों के साथ करें जो बतौर एक्टर उन्होंने अचीव किया। और यही जानने के लिए अब मैं एक एक करके आप सभी के पास आऊंगी, क्योंकि चर्चा होनी चाहिए, इसलिए हम सब ने की, क्योंकि ये मुद्दा कुछ फिल्म जगत के ही लोगों ने उठाया था। उन्हें ये कह के भी नहीं दरकिनार किया जा सकता कि वो कोई बोल दे और उनकी आवाज में दम नहीं है, लेकिन मुद्दे हर ऐसा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। किरण साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए सुशांत सिंह को आपके श्रद्धांजलि, और साथ ही जो आपने सुशांत को बहुत करीब से देखा, कोई ऐसी उनकी बात जो आपको हमेशा याद रहेगी बतौर कलाकार और बतौर, आपने तो क्रिकेटर भी बना दिया था। किरण जी तक शायद आवाज नहीं जा रही, जल्दी से अरुण पांडे जी आपके पास।
जैसा किरण अंजना जी, जैसा किरण भाई ने बोला था कि वो जब हेलीकॉप्टर शॉट खेल रहा था और उसको चेस्ट में बॉल लग गई थी तो उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। हेयरलाइन फ्रैक्चर का मतलब होता है कि आप कम से कम 3 हफ्ते से 4 हफ्ते आप रेस्ट करते हो, बट वो 2 दिन बाद चला गया, जो उसका डेडिकेशन शो करता है। मेरा कहना है कि जो हुआ है, वो जो डैमेज हुआ है वो डैमेज नहीं होना चाहिए था, और उसके लिए जो प्रिकॉशंस होते हैं वो लेना चाहिए। एंड ऑफ द डे, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे कोई वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी हो, वो एंड ऑफ द डे इंसान है, ह्यूमन है वो। और हर जगह पे सब चीज़ें मैं सब लोगों से एग्री करता हूँ कि वो जो बोल रहे हैं वो उनके बोलने में उनकी बातें गलत नहीं है, लेकिन पैनल पे जितने लोगों ने बोला सब बातें सही हैं, लेकिन उसको बोलने का एक जो प्लेस है जहाँ पे उसको रखना चाहिए, जिस तरह से रखना चाहिए उस तरह से रख के उसको पॉसिबल में इसका सलूशन निकालना चाहिए। बस हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाएं, थामे रखें, और शायद जिस तरह से याद किया जा सकता है एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार को जिसने 34 साल में बहुत कुछ हासिल किया था। लेकिन हाँ, शो का नाम आज दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मारा जाना। देखते रहिए आज तक। आप सभी का बहुत धन्यवाद।